अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन और लेक्चर नंबर 3 जिसमें आज का टॉपिक हमारा सॉल्युबिलिटी होगा और उसके फैक्टर्स को भी हम आज डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने के लिए किन चीज़ों पर पूरा उतरना पड़ता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जिसे हम उर्दू में हल पजीरी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कि कितने ग्राम सॉल्यूट के 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हल हो सकते हैं, इस चीज को हम उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ठीक है, कि कितना सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम डिसॉल्व कर सकते हैं। जितना कर सकते होंगे उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, उतनी ही उसकी हल होने की ताकत होगी। हल पजीरी का मतलब कि एक सॉल्यूट का दूसरे एक सॉल्वेंट के अंदर हल होना। ठीक है, कितना हल हो सकेगा एक सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, कितने सॉल्वेंट के अंदर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना हल हो सकता है, इस चीज को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं उस सॉल्यूट की। ठीक है, मिसाल है नमक की। हमारे घर में जो NaCl होता है, टेबल सॉल्ट होता है, हमारा टेबल सॉल्ट सिर्फ 39.1 ग्राम 39.1 ग्राम NaCl डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो पानी, ठीक है, टेम्परेचर आपके पानी का 100 डिग्री सेल्सियस हो और आपके पास नमक हो और आपके पास पानी हो 100 ग्राम, तो आपका नमक उस 100 ग्राम पानी में सिर्फ 39.1 ग्राम में डिसॉल्व होगा। इससे ज्यादा आप उस नमक को डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज 39.1 ग्राम। कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सिर्फ 39.1 ग्राम ही सोडियम क्लोराइड हमने डिसॉल्व किया और हम कर सके, वो भी कितने टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब पानी उबल रहा था। तो जब पानी उबल रहा था इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, तो नमक फौरन उसमें घुल गया होगा। ठीक है, तो क्या इस चीज को हम सॉल्युबिलिटी कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और है हमारे पास एग्जांपल सॉल्युबिलिटी ऑफ वेपर सब्सटेंसेस पे आ गया हूं डायरेक्ट। अच्छा इसी तरह से एक और नमक है हमारे पास, उसे हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, तो AgCl जो है वो नमक है और वो 100 ग्राम पानी में, जबकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस में मौजूद हो, सिर्फ और सिर्फ 0.002 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है। इससे ज्यादा आप इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो समझ आ रही है ये चीज कि हर सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। 100 ग्राम पानी के अंदर उनके रेट्स डिफरेंट होते हैं कि कोई ज्यादा हो जाता है डिसॉल्व, कोई कम हो जाता है डिसॉल्व। जैसे NaCl ज्यादा हो रहा है डिसॉल्व और AgCl जो है वो कम हो रहा है डिसॉल्व। एक और एग्जांपल यहाँ पर है मेरे पास, ये वैसे ये तो अलग से मैंने बनाया था, इसे लिखा था दूसरे पॉइंट के लिए, लेकिन इसी के अंदर इस पॉइंट में जो है वो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जो KCl है ना हमारा, बल्कि हाँ KCl जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कितने टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर KCl 100 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ और सिर्फ 56.7 ग्राम जो है वो डिसॉल्व हो सकता है पानी के अंदर। ठीक, कितने पानी के अंदर बच्चों 100 ग्राम पानी के अंदर। ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट इस तरह किया जाता है, ग्राम्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। ठीक है, कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। सो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितनी ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब यही है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे सॉल्युबिलिटी भी जो है वो बढ़ती जाएगी, नमक जो है ज्यादा घुलता जाएगा। अभी हमने क्या बात करी यहाँ पर, 39.1 ग्राम NaCl डिसॉल्व होगा 100 ग्राम पानी में अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो। लेकिन बच्चों आप सोडियम क्लोराइड को ज्यादा भी डिसॉल्व कर सकते हैं पानी के अंदर, उसी 100 ग्राम पानी के अंदर। लेकिन करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पानी के अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पानी कि नमक के मॉलिक्यूल्स को आराम से तोड़ सके, ब्रेक कर सके। हमने पढ़ा था ना ये, इतनी एनर्जी बढ़ती जाती है उतनी जो है बॉन्ड ब्रेक होते जाते हैं। ठीक है, अगर हीट देंगे किसी सब्सटेंस को तो उसके बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से टूट जाएंगे। अच्छा सेकंड, अच्छा इसी के अंदर इसी पॉइंट है हमारे पास। ये तो हमने बात की किसकी बच्चों, ये हमने बात की सॉलिड चीजों की कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन अगर बात करें गैसेस की कि अगर किसी गैस को जो है वो सॉल्यूट करवाना हो, डिसॉल्व करवाना हो लिक्विड के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट आएगा सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक हो गया। अगर गैस की बात करेंगे तो जितना कम टेम्परेचर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी कम सॉल्युबिलिटी गैस के लिए।
लिक्विड के लिए हमारे पास और सॉलिड के लिए हमारे पास क्या है बच्चों कि जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, लेकिन गैस के लिए जितना कम टेम्परेचर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मामला है। ठीक है, अब इसकी मिसाल क्या है? मिसाल ये है कि घर में हमारे पास कोल्ड ड्रिंक होती है ना मौजूद, तो कोल्ड ड्रिंक जितनी ठंडी होगी है ना उतनी ज्यादा जायकेदार होगी। क्यों? क्योंकि सारा जायका कार्बन डाइऑक्साइड का है और कार्बन डाइऑक्साइड कम टेम्परेचर के ऊपर ही डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ लिया जितना कम टेम्परेचर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी गैसेस के लिए। तो गैस उस पानी में, उस कोल्ड ड्रिंक में तब डिसॉल्व होगी जब वो ठंडी होगी, और जब वो ठंडी होगी तभी उसका जायका होगा, गर्म का जायका नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? बिकॉज ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर गैसेस का मामला ये है कि जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और लिक्विड्स का मामला ये होता है कि ज्यादा और लिक्विड और सॉलिड का मामला ये होता है कि ज्यादा टेम्परेचर पर उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, गैसेस की कम और उनकी अप ज्यादा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो है सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जिसका हमने कहा कि ये पॉइंट जो है वो किसके लिए है? लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के लिए है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती है टेम्परेचर से और क्या होता है उस सॉल्युबिलिटी बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर, सबसे बड़ी बात। ज्यादा चीनी आप जो है वो गर्म पानी के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, ठंडे पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते, है ना। अक्सर रमजान शरीफ में जब हमें देते हैं घर में चीनी घोलने के लिए पानी के अंदर, तो क्या होता है हमें गर्म पानी दिया जाता है, ठंडे पानी में चीनी जो है वो नहीं घुल रही होती, गर्म पानी होता है थोड़ा सा। जब गर्म पानी होता है तो फौरन जो है चीनी हल हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी सॉलिड्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो है बड़ी अहम चीज बताई जा रही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और उससे होता क्या है? सॉल्युबिलिटी बढ़ने से क्या हमेशा के लिए सॉल्युबल हो जाती है वो चीज, या कुछ देर बाद दोबारा से वैसे ही हो जाती है जैसे वो सॉलिड फॉर्म में थी? तो यहाँ पर इस पॉइंट का जवाब मिल जाएगा कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl, सॉल्युबिलिटी है पोटेशियम क्लोराइड की, वो कितनी है पानी में बच्चों? वो है 34.7 ग्राम। कितनी है बच्चों? 34.7 ग्राम है सॉल्युबिलिटी KCl की। लेकिन कितने ग्राम पानी में बच्चों? 100 ग्राम पानी में। लेकिन मामला ये है कि उस वक्त टेम्परेचर जो है वो कितना हो? 20 डिग्री सेल्सियस हो। कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो KCl 34.7 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम पानी के अंदर। लेकिन मुझे क्या करना है? मैंने टेम्परेचर बढ़ाना है, क्योंकि KCl को ज्यादा डिसॉल्व करवाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इट बिकम्स 56.7 ग्राम। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ गई, 56.7 ग्राम हो गई। इफ टेम्परेचर राइज टू 100 सेल्सियस, कितने सॉल्वेंट के अंदर बच्चों? 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर ही, 100 ग्राम पानी के अंदर ही KCl की जो सॉल्युबिलिटी थी वो कितनी हो गई? 56.7 ग्राम हो गई। लेकिन मैंने सिर्फ किया क्या है? मैंने ये किया है कि टेम्परेचर को 20 से 100 पहुंचा दिया है। मतलब 80 अगर सेल्सियस मैंने बढ़ा दिए, 80 डिग्री सेल्सियस मैंने बढ़ा दिया किसका? ऐसे सॉल्यूशन का जिसके अंदर KCl मौजूद था डिसॉल्व्ड फॉर्म में। तो अब उस सॉल्यूशन के अंदर ये ताकत पैदा हो चुकी है कि उसके अंदर मैं कितना सॉलिड रो डाल दूं बच्चों? इसको आप जो है वो निकाल लें, तकरीबन 22 ग्राम। ठीक है, 22 ग्राम और मैं क्या कर सकता हूँ? और सॉल्यूट जो है वो ऐड कर सकता हूँ ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसको टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया है। इसको डायग्राम के जरिए समझाता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है, पढ़ा था ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो क्या होगा बच्चों, हुआ ये कि एक बीकर है, बीकर के अंदर बच्चों ने क्या डाला है? बीकर के अंदर हमने डाला है KCl कितना डाला है बच्चों? KCl डाला है 34.7 ग्राम। ठीक है, पानी कितना लिया है? वाटर लिया है हमने 100 ग्राम, जितना हमें लेना है, क्योंकि डेफिनेशन ही। ठीक है, टेम्परेचर कितना है बच्चों? टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब क्या किया? इसके अंदर जो है वो नमक जो है वो क्या हो गया? KCl डिसॉल्व हो गया। ठीक है, मेरा दिल किया कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और सॉल्यूट ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करूंगा बच्चों? मैंने टेम्परेचर को जो है वो चेंज कर दिया, टेम्परेचर को 20 से मैंने 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। तो जैसे ही मैंने 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया टेम्परेचर को, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गई? इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड बन गया। मतलब मोर सॉल्यूट विल डिसॉल्व नाउ। और सॉल्यूट डालो, इसमें और सॉल्यूट डाल सकता है, बिकॉज यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है।
तो क्या करेंगे हम बच्चों, इसके अंदर 22 ग्राम और जो है वो KCl को ऐड कर देंगे, और जैसे ही 22 ग्राम KCl ऐड करेंगे तो वो 22 ग्राम KCl भी इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक बात, जैसे ही टेम्परेचर 100 से वापस 20 पे जाएगा, ठीक है, जैसे ही 100 से 20 पे जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ये जो 22 ग्राम KCl और डिसॉल्व किया है ना, बाद में डिसॉल्व किया था, ये क्या हो जाएगा, ये बॉटम में जो है वो क्रिस्टल बन जाएंगे इसके। इस अमल को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और यही जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मिसाल है। इसमें सैचुरेटेड भी हो गया, अनसैचुरेटेड भी हो गया और सुपर सैचुरेटेड भी हो गया, अगर समझा है तो ठीक हो गया। चलिए आगे चलता हूँ। इसमें हमने काफी डिटेल पढ़ी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझनी चाहिए और बिल्कुल बेसिक है ये, तो मैंने इस पर ज्यादा टाइम इसलिए लगाया। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया है, फिर आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, नहीं लिया है तो वीडियो को जो है आप देख करें और थोड़ा सा पीछे चले जाएं और देखें इस चीज को दोबारा से। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सॉल्युबिलिटी तो पढ़ ली, टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है। अब यहाँ पर बात आ रही है पोलर डिसॉल्व पोलर। सॉल्युबिलिटी का सबसे बड़ा जो है वो मानना ये है कि पोलर जो है पोलर में डिसॉल्व होता है। पानी नमक को डिसॉल्व करेगा, पानी चीनी को डिसॉल्व करेगा, पानी तेल को डिसॉल्व नहीं करेगा, पानी पेट्रोल को डिसॉल्व नहीं करेगा। क्यों? दे फॉलो द रूल व्हिच इज लाइक डिसॉल्व लाइक। एक जैसे नेचर वाले एक दूसरे के एक जैसे नेचर वाले को डिसॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। पेट्रोल और पानी डिसॉल्व नहीं होंगे बिकॉज एक की नेचर नॉन पोलर, एक की नेचर पोलर। ठीक है, इसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा है पोलर नॉन पोलर की। अगर जो है वो आपको नहीं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर तो मैं लिंक दूंगा, ठीक है, उसे आप जो है दोबारा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सेकंड है हमारे पास नॉन पोलर डिसॉल्व। नॉन पोलर के अंदर सिर्फ नॉन पोलर डिसॉल्व हो सकता है, पोलर के अंदर सिर्फ पोलर डिसॉल्व हो सकता है। इस चीज को हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब पेट्रोल जो है वो तेल में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पेट्रोल पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये सॉल्युबिलिटी का मामला होता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक होना चाहिए, सेम नेचर होनी चाहिए जो है दोनों चीजों की जो मिल रही है आपस में। अब हमारे पास तीसरा और चौथा पॉइंट जो है वो तीसरा पॉइंट क्या है कि काफी इंपॉर्टेंट है और उस पॉइंट को जो है वो स्टडी करना है, समझना है। अब यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि जो सॉल्यूट हम ले रहे हैं डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट के अंदर, अगर उसकी फोर्सेस, उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, उसका जो बॉन्ड है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होता है, अगर वो उसका जो बॉन्ड है हमारे सॉल्यूट का, जो हमने नमक लिया है फॉर एग्जांपल, कोई सा भी नमक लिया है, अगर उसकी जो हमारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी जो अंदर बॉन्डिंग हुई है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है ना, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बच्चों नहीं होगी, सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज सॉल्यूट और सॉल्यूट की फोर्स इतनी ज्यादा है कि हमारा लिक्विड जो है उसको तोड़ ही नहीं पा रहा, हमारा सॉल्यूट उसको नहीं स्प्लिट कर सकता, उसके एटम्स को नहीं अलग कर पा रहा। तो जब वो अलग नहीं कर पा रहा एटम्स को उसके सॉल्यूट के, तो सॉल्यूशन भी नहीं बन सकेगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा और जैसे आपको दिख जाएगा सस्पेंशन बन जाएगी, ठीक है। जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी को पानी में डाल दें, वो नीचे जाके बैठ जाती है, बड़े वाले कंकड़ जो होते हैं नीचे जाके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि उस पत्थर की जो बॉन्डिंग हुई है उसे वो तोड़ दे, तो इसलिए जो है वो सॉल्युबिलिटी उसकी नहीं होती, इसलिए सॉल्यूशन नहीं बनता। लेकिन अगर इस पॉइंट में, लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस बराबर होती हैं, मतलब सॉल्वेंट की फोर्स इतनी है कि सॉल्यूट की फोर्स को तोड़ दे, ठीक है, मतलब पानी के अंदर इतनी ताकत है कि वो नमक को तोड़ सके, नमक की फोर्सेस को तोड़ दे और NaCl को स्प्लिट कर दे, ठीक है, Na को अलग कर दे और वो उसका जो है ताल्लुक किससे करा दे, हाइड्रोजन से करवा दे, वो एक लिंक बनवा दे, आपस में ब्रिज बनवा दे, ठीक है, और अपने साथ जो है ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ मिल जाए, और ऑक्सीजन जो है वो सोडियम से मिल जाएगा, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से मिल जाएगा। इस तरह से जो क्या होगी, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और हमारे सॉल्यूशन में मिल जाएगा, जिसे हम NaCl का सॉल्यूशन कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके आगे हम जो है हमेशा NaCl लगा देते हैं क्योंकि पानी में डिसॉल्व हो चुका होता है। तो पानी में क्यों डिसॉल्व हो गया, उसका सॉल्यूशन क्यों बन गया, क्योंकि पानी की जो फोर्सेस थी, सॉल्वेंट की जो फोर्सेस थी, वो सॉल्यूट की फोर्सेस के ऊपर ओवरकम कर गई, मतलब उसकी फोर्सेस से तजावुज कर गई, उसे इतनी फोर्स दे दी कि उसको स्प्लिट कर दिया। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो यस होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन बनेगा। इसको अगर मैं जो है वो कंक्लूड कर दूं थोड़े से अल्फाजों के अंदर इसी बात को, तो इस तरह करूंगा कि बच्चों एक सॉल्यूशन मेरे पास ऐसा है, एक सॉल्वेंट ऐसा है कि जिसके अंदर ये ताकत नहीं है कि वो क्या कर सके, उस सॉल्यूट के बॉन्ड को ब्रेक कर सके। मिसाल है
मट्टी, मट्टी है एक, ठीक है, और हमारे पास है तेल। तेल जो है वो इतना एक्टिव, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मट्टी की फोर्सेस को तोड़ सके, क्योंकि वो खुद विस्कस है ना, गाढ़ा है, तो मट्टी की फोर्सेस को तोड़ेगा नहीं। मट्टी क्या हो जाएगी, नीचे आके बैठ जाएगी, है ना, या ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी, उसकी लेयर को जो है वो घेर लेगी, ऊपर से बिल्कुल उसको ढाल देगी। क्यों? क्योंकि तेल के अंदर पावर नहीं है कि उसके बॉन्ड को तोड़े, ठीक है, इसके बॉन्ड को, सॉल्यूट के बॉन्ड को तोड़े, मट्टी के बॉन्ड को तोड़े, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर वही हमने क्या किया, वही हमने पानी ले लिया दूसरे बीकर में और उसके ऊपर नमक डाल दिया, तो अब क्या है, पानी के अंदर ये काबिलियत है, पानी क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पानी एक ऐसा चीज है जिसके अंदर इतनी फोर्स है कि वो किसी भी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्यूट की फोर्स को तोड़ सकता है, उसके बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो कैसा करेगा। तो यहाँ पर अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम हो जाती है, ऐसी हो जाती है कि वो आपस में जो है ब्रेकेबल हो, टूट सकती हो, तो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक हो गया। तो ये था आज का टॉपिक सॉल्युबिलिटी। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपने इसको पढ़ना है अच्छी तरह से, इसको याद करना है इसी तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकते हैं अगर आप अपने लफ्जों में समझ जाते हैं इस चीज को तो। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी, तब तक में ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और एक स्क्रीनशॉट भी आप ले लें इस प्रोसेस का, ताकि इसे लिख सके अपने पास, ताकि याद भी हो जाए आपको।